हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो कैसे हो आप लोग? सभी सब बढ़िया होगे, मजे में होगे, मस्ती कर रहे होगे। तो होप आप लोगों ने 12th की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना हम लोगों को 12th के लिए, क्योंकि पता नहीं चलता है समय कब बीत जाता है और फिर 12th के सारे एग्जाम्स या कॉम्पिटिशन एग्जाम पूरे लाइन अप हो जाते हैं। तो जिस किसी का भी अगर 11th का कुछ टॉपिक गलती से बिगड़ गया हो या कुछ टॉपिक्स रह गया हो, तो बीच बीच में जाके उसको रिवाइज करते रहना। बिकॉज फिजिक्स ऐसा चीज है जो बार बार कॉन्सेप्ट्स को आपके बीच लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, वो सारे टॉपिक्स को इंटरमिक्स करके आपके बीच खड़ा कर देगा। तो फिजिक्स में डरने की बात नहीं है। अगर कुछ टॉपिक्स गलती से छूट गई हो या फिर कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हो पाई हो, तो बीच बीच में वो कंप्लीट हो जाएगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमको कंसिस्टेंट रहना है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 3, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो जिन्होंने भी अगर वेक्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो बहुत आसानी से वेक्टर फॉर्म को समझ लेंगे। बहुत ही इजी है। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत वेक्टर अगर थोड़ा किसी का वीक रहा होगा, तो इसमें बस पोजीशन वेक्टर की हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग बहुत आसानी से वेक्टर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ 3D न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि मुझे लगता है ऐसा कि IIT जेई एडवांस्ड या फिर जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस को इस किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। तो ये दो टॉपिक बेसिकली हम लोग आज इसमें कंप्लीट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में बातचीत की थी, जिसमें हमने देखा था कि दो चार्ज Q1 एंड Q2, सपोज दो चार्ज है मेरे पास में, इन दोनों के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं, दैट वाज इक्वल टू K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दो चार्ज के बीच में फोर्स डिफाइन किया था। और एक इंपॉर्टेंट बात करी थी कि इन दोनों, ये जो फोर्स है, दिस शुड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमको डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसको हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने सारे का सारा जो कैलकुलेशन था, इसके मैग्नीट्यूड को हमको पता था, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड था, और इस तरह से हम लोग डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे थे कि इट शुड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। तो बहुत आसानी से हमें बिना वेक्टर फॉर्म के सारा चीज हमारे पास, सारा कैलकुलेशन या सारा जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में क्या फायदा है हमारे पास में। वेक्टर फॉर्म लिखने से हमारे पास क्या क्या चीजें आसानी हो जाती है या फिर हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो ये सारी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे आज के लेक्चर में। तो अगर हम लोग बात करें, सपोज चार्ज Q1 एंड Q2 है और ये दोनों सेम नेचर के हैं, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर दोनों सेम नेचर के, दैट मीन्स ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये हमने देखा था। और अगर ये ऑपोजिट नेचर के हैं, दैट मीन्स एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, F/2 ड्यू टू 1। और ये कहां एक्ट करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2। ठीक है, अब अवे होगा या टूवर्ड्स होगा, ये हम लोग देखेंगे दोनों चार्ज के नेचर से, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है इसमें। ठीक है, तो अगर Q1 Q2 सेम नेचर के हैं तो F21 का डायरेक्शन इधर होगा, रिपल्सिव होगा। और चार्ज 2 1 पे एक फोर्स लगाएगा सेम, दैट इज इक्वल टू F/1 ड्यू टू 2। और मैं बोलूंगा कि F21 का मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज इक्वल टू F12 का मैग्नीट्यूड। और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसी चीज को हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो सपोज मैं बोलता हूं कि चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से, एक R1 वेक्टर से। ठीक है, उसी तरह से चार्ज 2 के पोजीशन वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, सपोज मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसको R2 वेक्टर से। इस तरह से मैं कोऑर्डिनेट स्पेस में इस तरह से इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसको ऐसा समझो, ये जो कोऑर्डिनेट स्पेस है ये 3 डायमेंशनल है, सिर्फ एक्स और वाई में नहीं है, एक्स वाई जेड एक्सिस में इस तरह से R1 R2 को हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, हमने और एक रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, ये R1 वेक्टर, सपोज मेरे पास ये R2 वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में मैं डिफाइन कर लेता हूं अपना सपोज R वेक्टर। एक R वेक्टर मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं। ठीक है, चलो अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से देखो, ये चीज बोल सकता हूं कि वेक्टर सम से मैं बोल सकता हूं कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर दैट इज इक्वल टू R2 वेक्टर। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये हम लोग इस तरह से R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, सॉरी,
दिस इज माई r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर दैट इज इक्वल टू r2 वेक्टर। देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दैट इज r2 वेक्टर। वेक्टर सम इस तरह से हमने जो हेड से टेल को ज्वाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर r2 वेक्टर इस तरह से बना दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि r वेक्टर मेरे पास में बोल सकता हूं मैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो इस तरह से r वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये तो बात थी कुछ पोजीशन वेक्टर की। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं इस फोर्स को। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं, F21 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो हमें पता है, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर, आर वेक्टर का मॉडुलस मैं लिख सकता हूं, आर वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूं, इनटू अब इसका मैं डायरेक्शन मल्टीप्लाई करूंगा। ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर, अगर मैं वेक्टर के टर्म्स बात कर रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया, अब उसका डायरेक्शन लिखना है। तो डायरेक्शन देखो, इसका F21 का डायरेक्शन किधर है, आर वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग। F2 का डायरेक्शन किधर है, आर वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग। तो मैं बोल सकता हूं कि आर वेक्टर के डायरेक्शन के अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको आर कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी वेक्टर का डायरेक्शन को मैं इस तरह से कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि आर कैप मैं कैसे लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखो, आर कैप कैन बी रिटन एज आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ये चीज ध्यान से देखो, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। किसी वेक्टर के अलोंग अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें हमारे पास में वेक्टर रिलेशन से हमारे पास में है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आर कैप को अगर मैं लिखना चाहूं तो F21 वेक्टर दैट इज रिटन एज, बाकी चीजों को इस तरह से रहने दो, K Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप को मैं लिख दूंगा आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर विच इज नथिंग बट Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। तो ये इस तरह से हम लोग इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1 Q2 बाई मॉडुलस ऑफ आर क्यूब। ये वाला जो टर्म है ये तो स्केलर है, और ये वाला टर्म है आर वेक्टर। आर वेक्टर एक मेरे पास वेक्टर हो गया। अब ध्यान दो कि आर वेक्टर को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, R2 माइनस R1। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि F21 वेक्टर दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यूब को मैं लिख दूंगा R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू आर वेक्टर को मैं लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग कूलम्स लॉ को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो कि हम लोग क्या क्या चीज इसमें बोला जा सकता है। मैं बोल रहा हूं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट मींस Q1 Q2 पे कितना चार्ज लगा रहा है, उसके लिए हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। मतलब हेड जिस डायरेक्शन में है, जिस भी वेक्टर को हेड पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो R2 हेड किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जैसे 2 और 1 में देख रहा हूं, R2 माइनस R1 वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो हेड जो R2 माइनस R1 बात कर रहा हूं, तो हेड R2 वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसमें हम लोग Q1 Q2 की बात करें, तो अगर Q1 पॉजिटिव होता है और Q2 पॉजिटिव होता है तो इसका जो डायरेक्शन हो वो R2 माइनस R1 वेक्टर के अलॉन्ग ही होगा। बट अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव होता है या ऑपोजिट नेचर के होंगे तो ये जो इसका जो डायरेक्शन होगा ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन बाहर में आ जाएगा, क्योंकि हमने Q1 और Q2 को इसमें साइन के साथ रखना है। Q1 और Q2 को इसमें हमें साइन के साथ रखना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और उस हिसाब से वो जो डायरेक्शन है R2 माइनस R1 उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो अभी के बाद से ये जो हमें फोर्स वेक्टर जो हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें दोनों चार्ज को साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब अगर +1 कूलम है तो +1 कूलम लिखना पड़ेगा, -1 कूलम है तो -1 कूलम लिखना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी उसका जो डायरेक्शन है वो R2 माइनस R1 के साथ अगर नेगेटिव वाला टर्म आता है तो उसके अंदर चला जाएगा और उसका वो टेक केयर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे कि इसको हम लोग एक पहले 2D में देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से वेक्टर फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल 2D का। तो सपोज एक चार्ज मेरे पास है Q1
जिसका कि पोजीशन वेक्टर है 2,3, एक दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2 जिसका कि पोजीशन वेक्टर है 4,5। सपोज इस तरह का मुझे दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वाला फोर्स, एंड फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज F12। तो सबसे पहले अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज माय R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर कैन बी रिटन एज 2i कैप प्लस 3j कैप। उसी तरह से R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज, R2 वेक्टर इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस R2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप। तो इस तरह से मैं R1 R2 को डिफाइन कर सकता हूं। और मैं अगर डिफाइन करूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज नथिंग बट k इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू, अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मुझे निकालना है, दैट मीन्स मैं निकालूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये हमने देखा था, ठीक है। अब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर हो गया, मतलब ये वाला वेक्टर, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही है। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मुझे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है तो मुझे R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर जिसकी बात कर रहा हूं मैं, हमने इससे पहले भी देखा था, दिस वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है F21, ठीक है। तो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट K Q1 Q2 R2 माइनस R1। देखो तो R2 माइनस R1 देखेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे स्टार्टिंग में, तो ये बन जाएगा 2i कैप माइनस, सॉरी ये तो प्लस आ जाएगा ना, प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2j कैप। तो 4 माइनस 2 किया, देखो ना यहां से ऐसे कर सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2i कैप प्लस 2j कैप, वही हमने किया, यहां से डायरेक्टली माइनस करके लिखा था, अपॉन R2 माइनस R1, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 दैट इज 8, उसका क्यूब। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं F12 की, तो F12 अगर हम लोग निकालना चाहें, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नथिंग बट K Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब, दैट इज नथिंग बट K इंटू Q1 इंटू Q2 एंड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, अभी मुझे R1 में R1 माइनस R2 लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट मीन्स रूट ओवर, ये मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही रहेगा ना, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसका होल क्यूब, ठीक है, दैट इज नथिंग बट रूट 8 का क्यूब। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि F, एक चीज हमें ये चीज भी वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज F21 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F12 वेक्टर। और वो आना ही था क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, वो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने देखा था, F21 एंड F12 एंड F21 आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। तो क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे, तो ऐसा ये आ भी रहे हैं, क्योंकि एक का डायरेक्शन अगर R2 माइनस R1 वेक्टर के डायरेक्शन में है तो दूसरा R1 माइनस R2 के, मतलब उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और दोनों, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो इस तरह से हम लोग इसको 2D में एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर एक 3D का क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक मेरे पास क्यूब है, दिस इज ए क्यूब, और इस क्यूब का जो साइड लेंथ है दैट इज ए, ठीक है, हर एक साइड जो है इसका लेंथ इज ए। अब क्या है कि इसके हर एक वर्टेक्स में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, सारे वर्टेक्स में रख दो इसमें, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, सारे वर्टेक्स में क्यू चार्ज रखा हुआ है इस तरह से। चलो रखते हैं फटाफट,
ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि किसी भी एक चार्ज में नेट फोर्स हमें निकाल के बताना है, किसी भी चार्ज में। तो सपोज कोई सा भी एक चार्ज ले लेते हैं, पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं इसको। सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने रैंडमली नंबर कर दिया। चलो इस 5 वाले चार्ज पे किसी पे भी निकालेंगे सेम ही आएगा। ठीक है, इस 5 वाले चार्ज पे हम लोग देखते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब इसको हम लोग विदाउट वेक्टर फॉर्म भी हम लोग बनाया जा सकता है, बट इसको विदाउट वेक्टर फॉर्म में बहुत ज़्यादा इसमें फिर हम लोगों को सोचना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम लोग इसको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग इसको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कुछ भी कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, ये चीज़ ध्यान दो, कुछ भी कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को भी हम लोग अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस चूज कर सकते हैं और उस हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज हमने इसको बोल दिया अपना दिस इज माई एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया मेरा सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई सपोज दिस इज माई जेड एक्सिस। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं बात करूं 1 की, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 0 0 0। और क्योंकि साइड लेंथ इज a, तो अगर मैं 2 की बात करूं तो ये जो 2 का कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा a, 0, 0। हम लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसी तरह से मैं 4 की बात करूं तो जेड एक्सिस में चला वो a, तो ये हो जाएगा 0, 0, a। उसी तरह से मैं अगर इसकी बात करूं, इस ये y वाले की बात करूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास में 0, a, 0। इसका y a हो गया, बाकी सारे 0 है गए। इसका इस वाले का फोर्थ वाले का जो z है वो a रहा, बाकी दोनों 0 हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सपोज ये 3 वाले की बात करता हूं, तो 3 वाले में हम लोग देख सकते हैं इसका z a है और इसका x a है। दैट मीन्स हम लोग इसको बोल सकते हैं a, 0, a। इसका y इज 0। उसी तरह से 5th वाले के लिए देखें तो इसका तीनों कोऑर्डिनेट a, a हो जाएगा। उसी तरह से 8th वाले के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट है इसमें x इज 0 ना, तो x इज 0 और दोनों बाकी a, a। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग वेक्टोरियली लिखेंगे सारे फोर्सेस, सारे चार्जेस की वजह से फोर्स ऑन 5वां नंबर चार्ज। तो मैं बोलूंगा कि एफ नेट क्या हो जाएगा अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखें तो एफ नेट विल बी फोर्स ऑन, क्योंकि हम लोग को 5वें नंबर पे चार्ज 5वें नंबर पे सारे फोर्स निकालने हैं ना, तो 5वें नंबर फोर्स ऑन 5वें नंबर ऑफ चार्ज ड्यू टू 1 इसका वेक्टर, प्लस फोर्स ऑन 5वें नंबर ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ 2 चार्ज 2। इस तरह से हम लोग सबका ऐड करेंगे, बिकॉज ऑफ चार्ज 3, बिकॉज ऑफ चार्ज 4, बिकॉज ऑफ चार्ज 5 की वजह से तो नहीं आएगा, वो खुद का ही है, बिकॉज ऑफ चार्ज 6, बिकॉज ऑफ चार्ज 7 एंड बिकॉज ऑफ चार्ज 8। और इसको हम लोग वेक्टोरली इस तरह से ऐड कर देंगे। सिंपल आई कैप जे कैप के टर्म से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोग देखते हैं F51 अगर हमको निकालना होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा KQ², तो ये तो टर्म आ ही जाएगा अपॉन 5 और 1 वाले के बीच में हम लोग डिस्टेंस देखें तो 5 और 1 वाले के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डिस्टेंस नहीं मतलब पोजीशन वेक्टर की अगर बात करें तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5 में से 1 वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। 5 का पोजीशन वेक्टर माइनस 1 का पोजीशन वेक्टर, R2 माइनस R1, क्योंकि 2 अभी यहाँ पर 5 वाला है और 1 जिसकी वजह से निकालना है दैट इज 1। तो 5 फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 दैट मीन्स R ऑफ 5 माइनस R ऑफ 1। तो R ऑफ 5 क्या है A और R ऑफ 1 क्या है 0, 0, 0। तो ये सिंपली हो जाएगा यहाँ पर AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप। ठीक है, और अपॉन इसका मॉडुलस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मॉडुलस इसका हो जाएगा A² प्लस A² प्लस A², और इसका हो जाएगा ये क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखें फोर्स ऑन, और ये आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में आ जाएगा, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 निकालना चाहें तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट KQ² इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ 5 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 5 इज A, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 इज A, 0, 0।
तो ये हो जाएगा a माइनस ए दैट इज 0 आई कैप प्लस ए आई कैप ए जे कैप प्लस ए के कैप अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। उसी तरह से मैं 5 फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 निकाल सकता हूं, दैट इज नथिंग बट के क्यू स्क्वायर पोजिशन वेक्टर ऑफ 5 माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ 3। पोजिशन वेक्टर ऑफ 5 माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ए माइनस ए दैट इज 0 आई कैप प्लस ए माइनस 0 दैट इज ए जे कैप प्लस ए माइनस ए दैट इज 0 के कैप डिवाइडेड बाई इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 0 के कैप का, ये तो ए ही हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, सिंपल ये ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने 3 के लिए निकाल दिया। उसी तरह से हमने एफ ऑफ 5 ड्यू टू 4 निकाल सकते हैं और बाकी टर्म्स इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ड्यू टू एफ ऑन 5 ड्यू टू 6 प्लस एफ ऑन 5 ड्यू टू 7 और ये सब सारी चीजें इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप टर्म्स में रहेगा तो इसको इजीली हम लोग एड अप कर सकते हैं। तो इस तरह के 3D के सवाल के लिए हम लोग वेक्टर फॉर्म को यूज करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड मतलब समझो कि जिसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है और इसका जो एपेक्स पॉइंट है, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसको अगर हम लोग इसके स्क्वायर के चारों साइड से इस तरह से, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स में इस तरह से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक सॉलिड शेप इस तरह का बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक स्क्वायर पिरामिड। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। और इस स्क्वायर पिरामिड का मैं बोलूं कि ये लेंथ जो है, जो बेस का जो स्क्वायर है उसका जो लेंथ है दैट इज √2a। ठीक है, तो सारा दिस इज √2a, सारा जो नीचे का सारा जो प्लेट का हर एक जो लेंथ है दैट इज √2a। और इसकी जो हाइट है, हाइट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो एपेक्स पॉइंट है, ठीक है, इस सेंटर से अगर मैं हाइट एक डालता हूँ, ठीक है, तो एपेक्स पॉइंट जो इसके बेस से जो हाइट है इसका, दिस हाइट इज a, तो मैं बोलता हूँ दिस हाइट इज दैट इज इक्वल टू a। तो बेस का जो स्क्वायर का जो बेस है वो √2a है और इसकी जो हाइट है दैट इज a। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो चार्ज हैं इसके वर्टेक्स में इस तरह से रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे, ठीक है, चौथा यहाँ पे और एक जो रखा हुआ है इस तरह से टॉप पे। तो मुझे बताना है तो जो बेस में जो सारे चार्ज रखे हुए हैं वो टॉप वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वेक्टोरियली। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो वेक्टर फॉर्म है वो काफ़ी यूजफुल रहता है। तो इसको हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमको इसको इसके कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्सिस हम लोग किस तरह से इसका चूज कर सकते हैं। हम लोग इसका एक्स एक्सिस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसका वाई एक्सिस को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो किसी भी तरह से करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इजीएस्ट वे में करने के लिए जो हम लोग अप्रोच देखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज मैं इसको चूज करता हूं अपना एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है, तो मैंने चूज किया अपना एक्स एक्सिस। अगर मैं इस तरह से करता हूं और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर आएगा, वो एक्सिस इज माई, सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन मेरे पास बनता है। तो इस तरह का मैं अगर इसमें यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कोऑर्डिनेट को, सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, तो शेप को मैं इसमें बनाता हूँ। तो शेप कुछ इस तरह से है, इस तरह का बनेगा, इस तरह का जो स्क्वायर प्लेट में नीचे इस यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। और इसका जो ये जो लेंथ है दिस इज √2a, ठीक है। इफ दिस इज √2a, हर एक साइड इसका √2a है, ठीक है, ये वाला भी दिस इज ऑल्सो √2a। तो अगर ये √2a है दैट मीन्स दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a। तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया इसको कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए। तो मैं अगर इस चार्ज की कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो एक इसको मैं फर्स्ट बोलता हूं, तो फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी, हम लोग देख सकते हैं जेड तो सबका, क्योंकि बेस में ना, तो जेड इज सबका 0, तो एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है। तो इसका एक्स हो गया a, 0, 0 हो गया। उसी तरह से मैं इसको 2 नाम देता हूं, तो 2 का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो जाएगा 0, a, 0। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं -a, 0,
कॉमा 0, और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए कॉमा 0। और मैं एपेक्स में रखा हुआ जो चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा क्योंकि वो जेड एक्सिस में है, ठीक है, वो जेड एक्सिस में है। तो एपेक्स चार्ज को मैं क्यू सॉरी इसको मैं लिखता हूँ एपेक्स का कोऑर्डिनेट। एपेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0 कॉमा 0 कॉमा ए, क्योंकि वो सेंटर से यहां से इस तरह से गया हुआ है, यहां से ए हाइट के ऊपर में है, तो 0 कॉमा 0 कॉमा ए। अब बस मुझे कुछ नहीं फोर्स लिखना है, फोर्स ऑन, इसको एपेक्स वाले को मैं पॉइंट नंबर 5 लिखता हूं, ठीक है, नीचे के 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग किया है, तो 5, तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 इसका वेक्टर, प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, इन सबका वेक्टर सम मुझे लेना है। दिस इज माई एफ नेट, एफ नेट। अच्छा, एफ फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 में लिख सकता हूँ सीधा सीधा के इंटू क्यू, सारा चार्ज क्यू है तो के क्यू स्क्वायर इंटू, अब देखो 5 एफ ऑफ 5 एफ ऑन 5 ड्यू टू 1 दैट इज R5 माइनस R1 मुझे लिखना है, तो R5 इज दिस और R1 इज दिस, R5 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए दैट इज माइनस ए कॉमा 0 कॉमा ए माइनस 0 दैट इज ए अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल क्यूब। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये मैं बोल सकता हूं के क्यू स्क्वायर इंटू माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा √2a का होल क्यूब। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 5 एफ ऑन 5 ड्यू टू 1, एफ ऑन 5 ड्यू टू 2 अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको भी हम लोग वेक्टोरियल लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर इंटू 2 की वजह से कितना आ जाएगा, तो इस 5 का कोऑर्डिनेट माइनस 2 का कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 दैट इज 0 आई कैप, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी यही आ जाएगा √2a का होल क्यूब, तो ये सब में कॉमन आएगा। एफ ऑन 5 ड्यू टू 3 अगर हम लोग निकालें तो ये भी बन जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू, अब 3 का कोऑर्डिनेट मुझे माइनस करना है, तो 3 का कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा 5 के कोऑर्डिनेट से, तो 0 माइनस माइनस ए दैट इज ए आई कैप, 0 माइनस 0 दैट इज 0 जे कैप एंड ए माइनस 0 दैट इज ए के कैप होल डिवाइडेड बाई √2a होल क्यूब, ठीक है। √2a कहां से है, सबके लिए यही आएगा क्योंकि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना, तो सबके लिए यही चीज आएगा। तो f1 5 ड्यू टू 4 दैट इज इक्वल टू सेम के क्यू स्क्वायर इंटू, अब 4 का कोऑर्डिनेट मुझे माइनस करना है तो 5 का कोऑर्डिनेट से, तो 0 माइनस 0 इज 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप अपॉन √2a होल क्यूब। तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो ये सारे मुझे ऐड अप करने हैं, ये वाला ऐड करना है इसके साथ और इसके साथ, तो इजीली हम लोग देखेंगे कि जो के कैप वाला टर्म है वो सबके साथ सब में कॉमन है, ए के कैप सब में है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, और बाकी अगर हम लोग देखते हैं ए आई कैप अगर सबको ऐड करेंगे तो ए आई कैप ये वाला टर्म इसके साथ कट जाएगा क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a होल क्यूब भी सबके सेम है। उसी तरह से जे कैप का टर्म अगर हम लोग देखें तो ये इसको काट देगा, ठीक है, और बस मेरे पास बाकी ये तो 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो बस मेरे पास के कैप का टर्म बच गया, तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, एफ नेट दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल क्यूब, दैट मीन्स 2 √2 इंटू √2 दैट मीन्स 2 √2a क्यूब, ये तो आ जाएगा बेस में सबका, और इंटू 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 1 2 3 4 बार आ गया, 4 टाइम्स ऑफ a इन द डायरेक्शन के कैप, तो यहाँ से हम लोग ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और फिर ये √2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये बन जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर बाई ये ए स्क्वायर के टर्म्स आ जाएगा, ए स्क्वायर में कट जाएगा ये ए स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप,
तो इस तरह से हम लोग एफ नेट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह के 3D के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग इजीली कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।